नमस्कार दोस्तों, 1000 प्रश्नों की सीरीज़ में यह पांचवा भाग है और इस पूरी सीरीज़ में उन प्रश्नों को कवर किया गया है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाना अपेक्षित हो, चाहे वो पीएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, व्यापम हो या रेलवे। तो इस पूरे पार्ट में 50 प्रश्नों को कवर किया गया है, 50-51 प्रश्नों को। उनमें से आपको टेस्ट के रूप में लेना है और उनमें से कितने नंबर आप प्राप्त करते हैं, कितने अंक आपको आते हैं, वो लास्ट में कमेंट ज़रूर करना है। आइए अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला अपने सामने आता है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है वो 1956 में किया गया। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 1956 में। इसका निर्माण जो है कब किया गया है? ये निर्माण किया गया है 1869 में। इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1956 में है, जबकि निर्माण जो है कब किया गया? 1869 में किया गया था। और क्वेश्चन इससे इंजीनियर के बारे में भी आता है कि जो स्वेज नहर का निर्माण किया गया वो कौन सा इंजीनियर था या उससे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो इंजीनियर का नाम याद रखेंगे आप, फर्डिनेंड द लैप्लेस। ये फ्रांसीसी इंजीनियर है, फर्डिनेंड द लैप्लेस। अब इसको अपन मैप में देखते हैं। स्वेज नहर चलने के लिए ये रहा हमारा भारत, यहाँ से चलेंगे अब हम उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, और यहाँ आएंगे हम कहाँ पे? ये रहा मेडिटेरियन सी, या इसको बोलते हैं हम क्या? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के, ये रहा भूमध्य सागर, और यहाँ से आता है ये लाल सागर या रेड सी बोलते हैं। ये रहा यहाँ पर अपनी क्या? स्वेज नहर। तो भूमध्य सागर और स्वेज नहर को भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए स्वेज नहर का निर्माण किया गया। और यहाँ पे इस वाले पोर्शन में एक पोर्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? पोर्ट सईद, और उसका नाम है। और इस वाले पोर्शन पे इस साइड जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वो पोर्ट स्वेज है, जो कि लाल सागर में खुलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो भूमध्य सागर का द्वार है वो किसे कहा जाता है। तो भूमध्य सागर अभी देखा है, जो भूमध्य सागर है उसको लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर है। तो इसका जो भूमध्य सागर का द्वार है उसको जिब्राल्टर को कहा जाता है। ये भी हम मैप में देखेंगे। जिब्राल्टर, ये रहा भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर का जो द्वार है, इसका जो ओपनिंग पॉइंट है ये यहाँ रहा। इस ओपनिंग पॉइंट को जिब्राल्टर कहते हैं या जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। और इसको हम देखते हैं थोड़ा और डिटेल में। ये रहा भूमध्य सागर और ये रही जिब्राल्टर जल संधि जिसको कहते हैं हम। ये जिब्राल्टर, ये यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को, ये मोरक्को देश है, इस दोनों देशों के बीच में जिब्राल्टर जल संधि आती है और इसको भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी की या कुंजी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भारत की सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक लगती है। तो भारत की सीमा सर्वाधिक लगती है बांग्लादेश के साथ। अब उसकी किलोमीटर में अगर अपन बात करें तो 4096, कितने किलोमीटर? 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा सीमा लगती है किसी पड़ोसी देश में। और इसकी राजधानी की बात करें बांग्लादेश की तो वो क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ के पीएम की बात करें तो शेख हसीना है, जो कि चौथे टाइम पीएम बनी है। एक बार पहले भी बनी थी और अभी कंटिन्यू 3 बार पीएम बन चुकी हैं। अब यहाँ के करेंसी की अगर बात करें तो करेंसी या मुद्रा जो है वो क्या है? टका। क्या है बांग्लादेश की मुद्रा? टका। और राष्ट्रपति की बात करेंगे हम तो वो है अब्दुल हमीद। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। और वहीं अगर सबसे नवीन पर्वत की बात करें तो हिमालय सबसे नवीन पर्वत है। और उसमें भी, हिमालय में भी जो शिवालिक श्रेणी है वो सबसे नवीन पर्वत है। हिमालय में भी कौन है? शिवालिक श्रेणी है। हिमालय के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले बृहद हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय, और ये शिवालिक श्रेणियाँ आती है ऐसे। और उसके पार जो है वो यहाँ पे ट्रांस हिमालय आता है। तो ये वाली जो श्रेणी है सबसे शिवालिक श्रेणी कहते हैं और ये सबसे नवीन श्रेणी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे कि जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे? 1 और 1 मिलेंगे तो जनसंख्या बढ़ जाती है। इसी तरीके से 11 जुलाई को क्या याद रखेंगे हम लोग? कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे कि किस सिद्धांत के अनुसार आय बढ़ने पर उसके खाने पीने की जो वस्तुएं हैं
किस सिद्धांत के अनुसार परिवार की आय बढ़ने पर उसका खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है? तो ये सिद्धांत किसने दिया था? ये अर्थशास्त्र इकोनॉमी का है, तो ये एंगल ने दिया था। इस सिद्धांत का मतलब ये है कि यदि व्यक्ति की सैलरी पहले 10,000 है तो 10,000 में खाने पीने का अगर वो खर्चा करता है, मान लीजिए वो 5,000 का खाने पीने या वस्तुओं का परिवार पे खर्च आ जाता है, लेकिन तो उसका प्रतिशत कितना हुआ? 5,000 तो 50% खर्चा कर रहा है, लेकिन यदि उसकी सैलरी यही 50,000 कर दी जाए तो खाने पीने रहने की जो खर्चा आएगा वो मुश्किल से बढ़ के 10,000 हो जाएगा, फिर भी वो 20% से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब परिवार की आय बढ़ती है तो उसका खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के संविधान सभा में? तो वो थे भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने प्रारूप सेट किया था। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि भारत की प्रथम मुख फिल्म मतलब जिसमें कैरेक्टर जो है वो बोलते नहीं थे, तो मुख फिल्म कौन सी थी? तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। पहली मुख फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। और इसका निर्माण किसने किया था? 1912 में जो फाल्के साहब थे उन्होंने निर्माण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र कौन सी थी? मुख फिल्म थी। अब बोलती फिल्म जिसमें कैरेक्टर बोल रहे थे वो थी आलम आरा। कौन सी फिल्म थी? आलम आरा। और इसका जो आदिल ईरानी है 1931 में इसका निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? जो भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे वो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। वहीं अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि जो मृगनयनी का महल है, मृगनयनी का महल कहाँ पे है? तो मृगनयनी का महल है ये एमपी में, और एमपी में किस जगह है? ये ग्वालियर में। कहाँ पे है मृगनयनी का महल? ग्वालियर में। ग्वालियर में इसका निर्माण करवाया था किसने? तो इसका निर्माण करवाया था, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मृगनयनी का निर्माण कराया था किसने? तो मानसिंह तोमर ने। क्या नाम याद रखना अपने को? मानसिंह तोमर ने। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम कि अपने पहले ही प्रयास पर मंगल पर पहुंचने वाला देश कौन सा है? तो पहले प्रयास में कौन पहुंचा था मंगल पर? हम सभी जानते हैं वो भारत है। सबसे मिनिमम खर्चे में हम लोग कहाँ पहुंचे थे? मंगल में। और पहले ही प्रयास में सफलता मिल गई थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि रक्त में किसकी मात्रा बढ़ने से मधुमेह हो जाता है? मधुमेह जो बीमारी होती है वो किसकी मात्रा बढ़ने के कारण होती है? तो रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ जाती है, ये ग्लूकोज की मात्रा किससे बढ़ती है? इंसुलिन की कमी से। अब ये इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन का स्त्रावण जो है, ये इंसुलिन एक हार्मोन होता है, इसका स्त्रावण कहाँ पे होता है? अग्नाशय से। ये जो अग्नाशय होता है इसमें भी दो पार्ट होते हैं। इसके एक भाग में जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती है, इस लैंगरहैंस की दीपिका से जो बीटा कोशिका होती है, कौन सी होती है? बीटा कोशिका। उन बीटा कोशिकाओं से किसका स्त्रावण होता है? तो यह किसका सेक्रेशन होता है? तो इंसुलिन का होता है। यहाँ से कितनी चीज़ें याद रखना है? सबसे पहली चीज़ कि जो मधुमेह किसकी मात्रा बढ़ने से मधुमेह होता है? तो वो ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। इसका स्त्रावण कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है। अब अग्नाशय में कहाँ से होता है? तो बीटा कोशिका। बीटा कोशिका, अग्नाशय के भी दो भाग है, तो एक भाग में जो लैंगरहैंस की दीपिका होती है वहाँ से बीटा कोशिका है, वहाँ पर इसका स्त्रावण या सिक्रेशन होता है। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि केंचुए में कितनी आंखें पाई जाती है? केंचुए में कितनी आंखें पाई जाती है? 1, 2, 3, 4 या 0? केंचुए की कोई आंख नहीं होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंचुए में 0 आंख पाई जाती है। हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया। समझना क्वेश्चन को कि ठोस कपूर, अपने पास ठोस कपूर है, इसको जलाएंगे या कुछ करेंगे तो सीधे यहाँ से पहले लिक्विड में मेल्ट नहीं होता है, ये सीधे क्या हो जाता है? इससे वाष्प वेपर बन के उड़ जाता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत किस शहर से हुई? प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत किस शहर से हुई? तो ये हुई है ओलंपिया शहर से। हम बात कर रहे हैं प्राचीन ओलंपिक की। किसकी बात कर रहे हैं? प्राचीन ओलंपिक की। तो प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत ओलंपिया शहर से हुई, जो कहाँ है? ये यूनान का एक शहर है ओलंपिया। और कब हुई थी? तो ये हुई थी 776 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी ये?
BC में, ईसा पूर्व या 776 BC में हुई थी। और ये कब तक चला, यहाँ से लगभग 394 ईसा पूर्व या 394 BC तक कंटिन्यू ये चलते रहे। और फिर वहाँ पर रोम के जो राजा हैं जिनका नाम है थियोडोसियस, क्या नाम था, थियोडोसियस, उन्होंने इसको बंद करवा दिया था। उसके बाद से आधुनिक ओलंपिक बाद में चला था। ये प्राचीन ओलंपिक की बात हो गई है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई। 394 में तो बंद करवा दिया था, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, 776 BC में हुई थी। उसके बाद इसकी जो बंद कब किया गया था, 394 में इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन जो आधुनिक ओलंपिक हैं उसके बाद फिर कब शुरू किया गया, तो फिर से ये फ्रांस के पियरे दे कुबर्तिन के प्रयासों से 1896 में शुरू किया गया। कब किया गया, 1869 में। किसके प्रयासों से शुरू किया गया, तो ये फ्रांस का एक व्यक्ति था जिसका नाम था पियरे द कुबर्तिन, है ना, ये याद रखना है, पियरे द कुबर्तिन के प्रयासों से शुरू किया गया है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कौन, वही ओलंपिक समिति जो ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं, कब स्टार्ट हुए हैं आधुनिक ओलंपिक, 1896 में। तो ये कोई ना कोई समिति इसको कोई ना कोई अथॉरिटी इसको रेगुलेट करती होगी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसको अपन शॉर्ट में IOC कहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है लोसाने है। और ये लोसाने कहाँ पे आता है, तो ये स्विट्ज़रलैंड में आता है। और लोसाने कहाँ आता है, स्विट्ज़रलैंड में आता है। फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो IOC है, IOC उसकी पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है। एकमात्र भारत से एक ही सदस्य, वो है नीता अंबानी। ये 2016 में बनी थी। कब बनी थी ये, 2016 में। और 2016 में लगभग 52 ईयर्स की थी। और ये कब तक बनी रहेंगी, तो ये जब तक इनकी उम्र 70 वर्ष हो जाएगी तब तक नीता अंबानी IOC की क्या बनी रहेगी, सदस्य बनी रहेंगी। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि ओलंपिक का उद्देश्य क्या है। ओलंपिक का उद्देश्य CTS, LTS, FORTS नहीं। इसका सदस्य जो उद्देश्य वो तीनों मिला के CTS, LTS और FORTS। इसका मतलब क्या होता है, CTS का मतलब होता है तेज, LTS का मतलब होता है ऊंचा और FORTS का मतलब होता है बलवान। अब ये पहली बार कब शामिल किया गया, तो ये पहली बार शामिल किया गया एंटवर्प का, जो बेल्जियम में एंटवर्प ओलंपिक में इसको शामिल किया गया। कब, 1920 में इस उद्देश्य को शामिल किया गया। वहीं हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है कि किस मंदिर के सामने ओलंपिक मशाल को जलाया जाता है। ओलंपिक मशाल को किस मंदिर के सामने जलाया जाता है, तो वो कौन सा मंदिर है, हेरोडोट्स का मंदिर है, यीशु का मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर है, हेरा का मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेरा मंदिर। हेरा मंदिर कहाँ पे है, तो ये जो यूनान के ओलंपिया शहर है, जहाँ पे पहली प्राचीन ओलंपिक शुरू हुए थे, वहीं पे ओलंपिया शहर में, यूनान के वहाँ पे शहर में स्थित है हेरा मंदिर। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि ओलंपिक मशाल को जलाया जाता है, कैसे जलाया जाता है, लाइटर से जलाया जाता है, माचिस से या इलेक्ट्रिक स्पार्क से। ये जी नहीं, ये जलाया जाता है सूर्य की किरण से। सूर्य की किरण से प्रज्वलित करने के बाद इसको उस स्थल तक लाया जाता है मशाल को, उन खिलाड़ियों, ओलंपिक खिलाड़ियों द्वारा, जहाँ पर ओलंपिक आयोजित किया जाता है। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि किस ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकी हमले में इजराइल के 11 एथलीट मारे गए थे। एक फिलिस्तीनी आतंकी हमले हुए थे जिसमें 11 इजराइल की 11, एक इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, तो इजराइल की 11 एथलीट मारे गए थे। तो ये बात है 1972 की म्यूनिख ओलंपिक में मारे गए थे। म्यूनिख ओलंपिक 1972 में 11 एथलीट मारे गए थे इजराइल के, ध्यान रखना है। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है कि आगामी ओलंपिक 2020 कहाँ प्रस्तावित है। आगामी ओलंपिक 2020 से अभी कोरोना के कारण उसको स्थगित कर दिया है, लेकिन कहाँ पे प्रस्तावित था ये टोक्यो जापान में। कहाँ प्रस्तावित है, टोक्यो जापान में प्रस्तावित है। वहीं हम बात करेंगे कि 2020 का टोक्यो जापान में है, तो 2024 का कहाँ है, तो ये पेरिस फ्रांस में। कहाँ है ये, टोक्यो जापान का 2020 हर 4 साल में होता है, तो 2024 में कहाँ है ये, पेरिस फ्रांस में। और अगर 2028 की बात करें तो ये लॉस एंजल USA में है। ये 2028 का भी कहाँ पर प्रस्तावित है, ये लॉस एंजल्स 2028 में प्रस्तावित है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने किस ओलंपिक में
पदक प्राप्त किया था? किस ओलंपिक में पदक प्राप्त किया था उन्होंने? पीवी सिंधु को हम जानते ही हैं, तो वो इन्होंने महिला बैडमिंटन में वो किया था, एकल महिला बैडमिंटन जो एकल है वो किस ओलंपिक में इन्होंने जीता था? तो वो जीता था इन्होंने रियो ओलंपिक में। किस में जीता था? रियो ओलंपिक में। 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने जीता था। इनके साथ एक और थी कुश्ती में, साक्षी मलिक। कौन थी? साक्षी मलिक। उन्होंने भी 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता था। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, किस खिलाड़ी को गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन शार्क के नाम से किसको जाना जाता है? अमेरिका का माइकल फेल्प्स। किसको जाना जाता है? माइकल फेल्प्स। और कहाँ का है? अमेरिका का। इन्होंने कुल 23 स्वर्ण जीते हैं। कितने जीते हैं? 23 स्वर्ण और 3 रजत और 2 कांस्य जीते हैं। मतलब 23 गोल्ड मेडल जीते हैं इन्होंने, 3 जो है सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कुल इनके पास 28 पदक हैं। इनका हाईएस्ट रिकॉर्ड भी है कि एक ही ओलंपिक में इन्होंने 8 स्वर्ण जीते थे। वहीं हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के वे स्थान जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। यूनेस्को की सूची में और कौन कौन से मध्य प्रदेश के स्थान शामिल हैं? तो वो हैं खजुराहो, सांची स्तूप या भीमबेटका। तो हमको क्या याद रखना है कि मध्य प्रदेश के तीनों स्थान जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। खजुराहो भी है, इसको 1986 में क्या किया गया था? इंक्लूड किया गया था, शामिल किया गया था। सांची स्तूप है, इसको दूसरे नंबर पर 1989 में शामिल किया गया था। और भीमबेटका भी यूनेस्को की सूची में शामिल है, 2003 में इसको शामिल किया गया था। इस तरीके से चारों, इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी स्थान इस लिस्ट में शामिल है। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि अजंता जो है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं, पहला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसने निर्मित की? तो ये गुप्त शासकों द्वारा बनवाई गई। तो अजंता गुप्त शासक द्वारा निर्मित गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो कहाँ स्थित हैं ये? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है ये? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। वहीं अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि एलोरा जो बौद्धों द्वारा निर्मित है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता एलोरा दोनों औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता जो है गुप्तों द्वारा बनवाई गई थी और एलोरा की गुफाएं किसके द्वारा? बौद्धों द्वारा निर्मित की गई हैं। वहीं हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि खजुराहो का निर्माण किसने करवाया? खजुराहो का निर्माण गुप्त शासक ने करवाया, चेल ने करवाया, सातवाहन या चंदेल शासकों ने करवाया? तो इसको क्या याद रखना है? चंदेल शासकों ने करवाया था। कब करवाया था? लगभग 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। ठीक है, 950 से 1050 AD है ना, इस ईसा में इसको बनवाया गया था चंदेल शासकों ने। वहीं हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि जो काकरिया झील है वो कहाँ स्थित है? तो काकरिया झील जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। बहुत अच्छी जगह है वहाँ पर। कभी अहमदाबाद जाने का मौका मिले तो काकरिया झील ज़रूर शाम के टाइम घूम के आना। वहीं हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। और ये कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो ये मालवा व गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम कि हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका निर्माण जो है किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। वेलूर मठ का निर्माण किसने करवाया था? अभी वेलूर मठ किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि जो वेलूर मठ है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने करवाया था। किसने करवाया था? और ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में। और एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंह के गैंडे के लिए असम में प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे प्रमुख पुस्तक और उनके रचयिता। किसकी बात करेंगे? प्रमुख पुस्तक और उनके रचयिता। जो जंगल बुक है इसके रचयिता कौन है? प्लीटी, रुडयार्ड किपलिंग, भारतेंदु हरिश्चंद्र या अरविंद घोष? तो इसके जो रचयिता है वो है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग को जो ये बुक लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो ये पेंच नेशनल पार्क से मिली थी। पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? भारत में ही है, भारत के MP में स्थित है। और वहाँ पर मोगली का स्टेचू भी बना हुआ है, जिसको मोगली लैंड भी कहते हैं, इसलिए पेंच नेशनल को।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम कि जो कामसूत्र पुस्तक है इसके रचयिता कौन है। तो कामसूत्र पुस्तक के रचयिता कौन है? वात्स्यायन है, बाणभट्ट है, या हरिश्चंद्र या अरविंद घोष है। तो कामसूत्र पुस्तक की रचयिता वात्स्यायन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे कि नेचुरल हिस्ट्री इस पुस्तक के रचयिता कौन है। तो नेचुरल हिस्ट्री जो है किसने लिखी है? ये नेचुरल हिस्ट्री लिखी है प्लिनी ने। अब हम बात करेंगे कि प्लिनी कौन है। तो प्लिनी जो है रोमन का भूगोलवेत्ता है। दो प्लिनी है, एक प्लिनी ऐसा था जो हमेशा पढ़ता रहता था, जो खाना खाते समय भी पढ़ता था, ये वो वाला प्लिनी है, टैलेंटेड प्लिनी है। और इसके पहले एक दूसरा भी प्लिनी था भूगोलवेत्ता। ठीक है, इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, लेकिन फिर हम कभी बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जो प्लेइंग इट माय वे के रचयिता कौन है। प्लेइंग इट माय वे के रचयिता कौन है? सौरव गांगुली, या फिर राहुल द्रविड़, या वीरेंद्र सहवाग, या रवि शास्त्री। इस क्वेश्चन का आंसर इन चारों ऑप्शन में नहीं है। प्लेइंग इट माय जो वे है वो किसने लिखी थी? सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई है प्लेइंग इट माय वे? सचिन तेंदुलकर, जिनको हम क्रिकेट का भगवान या गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं। इन्होंने 24 साल के करियर के जो सारे पहलू हैं वो इन्होंने आत्मकथा के रूप में प्लेइंग इट माय वे में लिखा है। हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि गीतांजलि की रचयिता कौन है। तो गीतांजलि के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। वहीं अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कि कामायनी के रचयिता कौन है। तो कामायनी किसकी पुस्तक है या किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी के अलावा और भी रचनाएं जैसे आंसू लहर, इनके बारे में, आंसू लहर झरना, ये जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आता रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान के रचयिता कौन है। ट्रेन टू पाकिस्तान के रचयिता है खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि वेल्थ ऑफ नेशन के रचयिता कौन है। वेल्थ ऑफ नेशन जो है इसके रचयिता है एडम स्मिथ। ये अर्थशास्त्र की बुक है, इकोनॉमी की पुस्तक है, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे कि डिवाइन कॉमेडी के रचयिता कौन है। डिवाइन कॉमेडी एक पुस्तक है, डिवाइन कॉमेडी के रचयिता कौन है? दांते। कौन है? दांते। मीन कैम्प के रचयिता कौन है। अगला क्वेश्चन क्या है 246 के मीन कैम्प के रचयिता कौन है। तो मीन कैम्प जो है जेल में बैठे बैठे लिखी थी, किसने लिखी थी? एडोल्फ हिटलर ने। तो जेल में जब बैठा था तो वहीं पे जर्मनी का तानाशाह है, ये बहुत बड़ा नाजी पार्टी के समर्थक थे, ये नाजी पार्टी से था एडोल्फ हिटलर। बहुत नाम सभी ने सुना ही है, बहुत खतरनाक व्यक्ति था। तो एडोल्फ हिटलर, इसने जेल में बैठे बैठे किसकी लिखी थी? मीन कैम्प या मेरा संघर्ष। मीन कैम्प का मतलब क्या होता है? मेरा संघर्ष। ये पुस्तक लिखी थी इसने। वहीं हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 247 की कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है। तो पंचतंत्र की रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। अब इस पंचतंत्र में क्या है? तो ये कहानियों का संकलन है। पूरा पंचतंत्र क्या है? कहानियों का संकलन है। हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि 10 कुमार चरित्र के रचयिता कौन है। तो 10 कुमार चरित्र जो है इसके रचयिता दंडी है। कौन है 10 कुमार चरित्र के रचयिता? दंडी। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि राजतरंगिणी के रचयिता कौन है। तो राजतरंगिणी है कल्हण द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसका भाई विल्हण है वो भी पुस्तकें लिखता है। तो राजतरंगिणी जो है वो कल्हण द्वारा रचित। और राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर से संबंधित इतिहास मिलता है। इसमें जम्मू कश्मीर JNK का इतिहास किस में मिलता है? JNK का इतिहास मिलता है राजतरंगिणी में। इसके रचयिता कौन है? कल्हण। और ये एक संस्कृत का ग्रंथ है। किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। वहीं हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। अष्टाध्यायी के रचयिता ये भी संस्कृत की व्याकरण का ग्रंथ है। अब यह संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है और किसने लिखा था अष्टाध्यायी? तो ये पाणिनि ने लिखा था। ये बहुत प्राचीन ग्रंथ है अष्टाध्यायी। और इसमें कुल अगर अध्याय की बात करें तो 8 अध्याय हैं। इसमें सूत्र की अगर बात करेंगे हम लोग तो 4000 लगभग इसमें सूत्र हैं। इस तरीके से अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है। वहीं हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है उसके रचयिता है विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो कादम्बरी है, कादम्बरी की रचयिता कौन है। तो ये बाणभट्ट है। कादम्बरी की रचयिता कौन है? बाणभट्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अब जितने नंबर या जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो लास्ट में कमेंट ज़रूर करें। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। धन्यवाद।